दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की जीके जीएस की मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलाई जा रही है। पार्ट 3 का वीडियो आप सभी के सामने है। ये सभी के क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए ये सेशन एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल और आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। अपने सेशन की करेंगे शुरुआत। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। क्लास 3 का आप सभी का वीडियो है, जिसमें आप सभी को रोज की तरह 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, टाइबर, नील, अमेजन और जाम्बेजी। अब 4 नदी हैं, आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो जाम्बेजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जाम्बेजी को आप सभी को मार्क कर लेना है। बात की जाए नील नदी की, तो सबसे लंबी नदी है कौन सी, तो ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी। आप सभी को याद कर लेना है, तो सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। बात की जाए नील नदी के, तो इसी पर आसवान बांध और नासिर झील स्थित है। तो आप सभी को याद कर लेना है इससे एडिशनल पॉइंट कि आसवान बांध और नासिर झील कहाँ पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है। और अमेजन नदी की बात की जाए तो सबसे चौड़ी नदी है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर बात की जाए नील नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और अमेजन नदी की आप सभी से बात की जाती है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगर आप सभी से एक पेपर में पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ से उद्गम स्थल होता है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पर जाकर ये गिरती है, तो भूमध्य सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है नील नदी। अमेजन नदी की बात की जाएगी तो लेगो बेल्फरो से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो लेगो बेल्फरो है। और कहाँ पर जाकर ये गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, तो अमेजन नदी की बात हो जाएगी। तो आप सभी को जो भी एडिशनल पॉइंट बताए जा रहे हैं इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर स्थित है। ये भी आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप सभी को याद कर लेना है कहाँ पर स्थित है, तो जिम्बाब्वे में ये स्थित है। इसे आप सभी को याद कर लेना, तो कहाँ पर, तो जिम्बाब्वे में ये स्थित है, आप सभी को याद कर लेना है। विक्टोरिया प्रपात जिम्बाब्वे में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो जम्बेजी नदी पर स्थित है, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए हीरे की चमक का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए प्रकाश के अपवर्तन की, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन ऐसी घटना है कि जब एक प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, तो थोड़ा सा उसमें वो अपने स्थिति में विचलित हो जाता है, उसकी स्थिति में विचलन आ जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब इसके लिए दो अलग अलग माध्यमों का होना आवश्यक है, इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो आप सभी के पेपर पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाता है इसका, तो आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो जो भी एडिशनल पॉइंट यहाँ पर आप सभी से शेयर किए जा रहे हैं इसे आप सभी को अपने दिमाग में बैठाते जाना है। आप सभी के पेपर में इससे जुड़े क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी, ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी कौन, तो रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश का नाम आया है तो किस वंश का शासक था, तो ये गुलाम वंश का शासक था।
आप सभी को याद कर लेना है। तो गुलाम वंश का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। आप सभी से पूछा जाता है कि बताइए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, दोनों में अंतर है। अगर वास्तविक शब्द जुड़ जाता है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आप सभी को मार्क कर लेना है। तो गुलाम वंश के दो संस्थापक थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे सिर्फ संस्थापक माना जाता था, और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बात की जाए बाबर की, तो बाबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। अब इसके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध थे? तो सबसे पहला युद्ध इसने 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। इसके बाद इसने 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? उसके बाद इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। इसके बाद 1528 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? आप सभी को बताना है कि 1528 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इसके बाद 1529 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो 1526 वाले युद्ध की बात की जाए तो इसका युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर उसमें विजयी होता है। इस तरीके से बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो आप सभी को याद कर लेना है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा जारी करवाए गए थे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, गुप्त वंश, यूनानियों द्वारा, सातवाहन वंश द्वारा और कुषाण वंश द्वारा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जा रही है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। तो आप सभी को मार्क कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण वंश हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनानियों द्वारा हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, दो चीज़ें हैं, एक है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, एक है सर्वाधिक सोने के सिक्के, यानी सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को गुप्त वंश याद कर लेना है। तो इस तरीके से आप सभी को जो भी यहाँ पर एडिशनल जानकारी दी गई है, इसे आप सभी को याद कर लेना। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी से पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर काम करता है क्या? तो हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो आप सभी को याद कर लेना है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। और अब नाभिकीय विखंडन की बात की जाए तो इस पर कौन सा बम काम करेगा? तो परमाणु बम किस पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। आपके पेपर में निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अंगद देव और गुरु गोविंद सिंह। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जीवनी लिखी गई थी? अब 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा गुरु अंगद देव। इसे आप सभी को मार्क कर लेना है। अगर बात की जाए इन 4 ऑप्शनों की, तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे क्या थे? तो दूसरे गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये 10वें और आखिरी गुरु थे। तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। इसी तरीके से गुरु अर्जुन देव की बात की जाए तो ये 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे। तो आप सभी को याद कर लेना है जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आप सभी से। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी को याद कर लेना है गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राइन नदी, नील नदी, होंगो नदी और टाइबर नदी। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है? तो टाइबर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए राइन नदी की, तो राइन नदी को यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, यूरोप की राइन नदी को सबसे अधिक व्यस्त नदी कहा जाता है। साथ साथ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे व्यापारिक नदी भी कहा जाता है।
और इसे और कौन सा नाम दिया जाता है, तो इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। अब कोयला नदी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक कोयले का परिवहन होता है, इसके कारण इसे कोयला नदी कहा जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें, तो इसे सबसे व्यस्त नदी, पहला पॉइंट हो गया क्या, तो सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। इसके बाद कौन सा, तो इसे व्यापारिक नदी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना। तीसरा पॉइंट है, इसे कोयला नदी कहा जाता है। और पांचवा, इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट आप सभी को याद कर लेने हैं राइन नदी के बारे में, जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए होंगो नदी की, तो इसे चीन का शोक कहा जाता है, आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो होंगो नदी को कहा जाता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या, बताइए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन बाद लौटा दिया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 21 दिन, 30 दिन, 14 दिन और 7 दिन। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 14 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 14 दिन बाद राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाया जाता है तो क्या होता है इसे, तो ये स्वतः पारित माना जाता है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो क्या, तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर या 14 दिन तक विधेयक को धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आगे आप सभी से बात की जाए अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, तो 3 अप्रैल कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना हुई थी। इसके बाद पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 की इसको पहली बैठक हुई थी। अब आप सभी से बताना चाहेंगे कि राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। इसके बाद 23 अगस्त 1954 को इसे राज्यसभा नाम दिया गया। तो आप सभी को याद कर लेना है, 23 अगस्त 1954 को इसे राज्यसभा नाम दिया गया। इससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। 3 अप्रैल 1952 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी स्थापना हुई थी। और 13 मई 1952 को क्या हुआ था, तो इसकी पहले ही बैठक हुई थी। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। बात की जाए अलग राज्यसभा से कुछ और बिंदुओं की, तो इसमें कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना। तो कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। और इसमें से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है। तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें से 233 और 12 सदस्य हो जाएंगे मनोनीत वाले, और 233 हो जाएंगे कहाँ से, तो राज्यों की विधानसभा और के शासित प्रदेश के विधान क्षेत्रों से। आप सभी को याद कर लेना है। इसका कार्यकाल अगर आप सभी से पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप सभी को याद कर लेना है कितना वर्ष, तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आप सभी को याद करना है। ये पॉइंट आप सभी के पेपर में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल पीएटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 2 चीज़ें हैं, एक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, एक होता है राज्यसभा का कार्यकाल। तो अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये एक क्या है, तो स्थायी सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। इसे आप सभी को याद कर लेना, जो भी पॉइंट आप सभी को यहाँ से शेयर किए गए हैं। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया बताइए चोल राजाओं की राजधानी क्या थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तंजौर, विजयनगर, वैशाली और गुलबर्गा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, चोल राजाओं की राजधानी क्या हो जाएगी, तो तंजौर हो जाएगी। बात की जाए चोल वंश की, तो चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी को याद कर लेना किसके द्वारा, तो विजयालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विजयालय द्वारा। और कब की गई थी, तो 850 ईस्वी में की गई थी। इसे आप सभी को याद कर लेना है। और किस नदी के बीच में स्थित है, तो 2 नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदी है, तो पोन्नार नदी और कावेरी नदी के बीच में स्थित है ये चोल वंश स्थित था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। कहाँ पर, तो तंजौर इसकी राजधानी थी। आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है 10वें नंबर क्वेश्चन, बताइए भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, वर्ष 1969, वर्ष 1958, वर्ष 1972 और वर्ष 1971। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बारे में आप सभी से पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप सभी से बात की जाती है कि वर्ष 1969 में क्या हुआ था, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो 15 अगस्त वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, आप सभी को याद कर लेना। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसी तरीके से नासा की बात की जाए, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 जुलाई कब? तो 19 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। तो आप सभी को याद कर लेना है कब? तो 19 जुलाई 1958 को। बात की जाए सतीश धवन स्पेस सेंटर की कब स्थापना हुई थी? कब किसकी बात की जा रही है? सतीश धवन स्पेस सेंटर की। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 अक्टूबर 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, आप सभी को याद कर लेना। तो जो भी पॉइंट आप सभी से यहाँ पर एडिशनल जानकारी शेयर की गई है, इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चोल वंश, गंग वंश, पाल वंश और पल्लव वंश। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? तो गंग वंश द्वारा इसे बनवाया गया था। आप सभी को याद कर लेना। अगर आप सभी से पूछा जाता है गंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ब्रह्महस्त पंचम इसका संस्थापक था। कौन? तो ब्रह्महस्त पंचम इसका संस्थापक था, आप सभी को याद कर लेना है। तो ब्रह्महस्त पंचम इसका संस्थापक था। बात की जाए किसकी? तो पल्लव वंश की। अगर आप सभी से बात की जाती है तो इसका संस्थापक कौन था? तो आप सभी को याद कर लेना है कौन? तो सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। तो कौन था? तो सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। पाल वंश की बात की जाए तो गोपाल इसका संस्थापक था। कौन? गोपाल इसका संस्थापक था, आप सभी को याद कर लेना है। और चोल वंश की आप सभी से बात की गई थी, तो इसका संस्थापक कौन था? तो विजयालय इसका संस्थापक था, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है, हाँ, इसे अलग कोई पॉइंट आप सभी से पूछा जाता है तो आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन में शेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी ये सीरीज आप सभी की और भी चलने वाली है, तो डिटेल से आप सभी से बात की जाएगी। तो इतना आप सभी को याद कर लेना है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो आप सभी को याद कर लेना है कि गंग वंश के शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जमुना, पद्मा, मेघना और गंगा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस नाम से इसे जाना जाता है? तो पद्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश में। इसे आप सभी को याद कर लेना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, इसे आप सभी को याद कर लेना। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो टका यहाँ की मुद्रा है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इनमें से किन 2 शहरों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कानपुर और नागपुर, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और मुरादाबाद और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जय संहिता, सहस्त्र संहिता, आर्यवर्त और एक व दो दोनों। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो महाभारत का प्राचीन नाम आप सभी का क्या था? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए महाभारत की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो किसके द्वारा महाभारत की रचना की गई थी? तो वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो महर्षि व्यास द्वारा इसकी रचना की गई थी। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, आप सभी को याद कर लेना। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 मंडल हैं। कितने अष्टक हैं? तो 8 अष्टक हैं। अगर आप सभी से पूछा जाता है मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,600 मंत्र हैं और वहीं 1028 सूक्त हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है, 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र हो जाएंगे और 1028 सूक्त हो जाएंगे। सामवेद की बात की जाए तो ये
किस नाम से जाना जाता है इसे? तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। तो और यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें हवन संबंधित वर्णन किया गया है, यज्ञ संबंधित वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में मंत्र टोटके की बात की गई है। किसकी बात की गई है? टोटकों की बात की गई है। तो आप सभी को याद कर लेना। अगर आप सभी से पूछा जाता है गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप सभी को याद कर लेना। तो यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा हो जाएगा? तो यजुर्वेद हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? तो मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आप सभी के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में आप सभी के क्या हैं? तो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। अब आप सभी से पूछा जाएगा कि किस नंबर के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो आप सभी को याद कर लेना। तो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है कि कौन है? तो ओम बिरला आप सभी को याद कर लेना है। ओम बिरला हैं। वर्तमान में आप सभी से पूछा जाएगा कौन सी लोकसभा कार्यरत है? तो 17वीं लोकसभा कार्यरत है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। वर्तमान में आप सभी के प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी से पूछा जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कौन? तो नरेंद्र मोदी हैं। ये किस नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हो जाएंगे। इसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश की बात की जाएगी तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एन.बी. रमन को आप सभी को याद कर लेना है। किसे? एन.बी. रमन को आप सभी को याद कर लेना है। ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 14वें नंबर के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना। तो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ये अपना त्यागपत्र मान लीजिए देते हैं तो किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति यानी एम वेंकैया नायडू को सौंपेंगे। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसे आप सभी को याद कर लेना। समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए तानसेन का असली नाम क्या था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। रामतनु पांडे, रामचंद्र पांडुरंग, महेश दत्त और जयद्रथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन का असली नाम क्या था? तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। तो तानसेन किस का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। बात की जाएगी रामचंद्र पांडुरंग की, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग की आप सभी से बात की जाती है तो ये किसका नाम था? तो आप सभी को याद कर लेना है किसका नाम था। तो तात्या टोपे का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। महेश दत्त किसका नाम था? तो बीरबल का नाम था। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर नाम बताए गए हैं असली नाम किसका क्या था? बीरबल का महेश दत्त था, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था और तानसेन का रामतनु पांडे था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर को किस शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चंदेल शासकों द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। इसी तरीके से अगर आप सभी से पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। किसे बनवाया गया था, किसके द्वारा इसे? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। किसके द्वारा बनवाया गया था इसे? तो सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो सोलंकी शासकों द्वारा
दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया था। उड़ीसा में कौन सा मंदिर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर स्थित है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो जो भी मंदिर जहाँ पर स्थित हैं इसे हमने आप सभी को बता दिया है, और जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके संस्थापक कौन थे, तो इसे आप सभी को बता दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाथी गुम्फा का निर्माण किसने करवाया था और यह किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। खारबेल शासकों द्वारा उड़ीसा में, चंदेल शासकों द्वारा मध्य प्रदेश में, सोलंकी शासकों द्वारा राजस्थान में और पल्लव शासकों द्वारा तमिलनाडु में। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो खारबेल शासकों द्वारा उड़ीसा में हाथी गुम्फा का निर्माण करवाया गया था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले हमने आप सभी को बताया था कि खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा, तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा, तो सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और आप सभी को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 21 नंबर क्वेश्चन में कि गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा, बेलगांव कर्नाटक, लोनार महाराष्ट्र, नेल्लौर आंध्र प्रदेश। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा कि गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बेलगांव कर्नाटक में गोकाक झरना स्थित है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले आप सभी को ये पल्लव है, तो महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महाबलीपुरम। तो आप सभी को याद कर लेना है, महाबलीपुरम तमिलनाडु, जिसे पल्लव शासकों द्वारा स्थापित करवाया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त दोनों और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। पर्ल एस बक, प्लेटो, एडम स्मिथ और दांते। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो पर्ल एस बक इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए एडम स्मिथ की, तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो वेल्थ ऑफ नेशन। आप सभी को याद कर लेना है। तो क्या, तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था। तो वेल्थ ऑफ नेशन को आप सभी को याद कर लेना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, बताइए भारत की पहली युद्धक मिसाइल का नाम क्या है। अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली युद्धक मिसाइल का नाम क्या है, तो पृथ्वी हो जाएगा। इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी जमीन से जमीन पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसकी मारक क्षमता आप सभी से पूछा जाएगा तो कितना है, तो 250 किलोमीटर। इसे आप सभी को याद कर लेना है। और आप सभी से पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम परीक्षण इसका कब किया गया था, तो 25 फरवरी 1988 को। कब, तो 25 फरवरी 1988 को इसका परीक्षण किया गया था। तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। तो 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का परीक्षण किया गया था। इसे आप सभी को याद कर लेना। आइए देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। इल्तुतमिश, बाबर, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अकबर को आप सभी को मार्क कर लेना है। अकबर आप सभी से पूछा जाता है किस वंश का शासक था, तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अकबर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का शासक था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो अकबर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का शासक था। बाबर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का शासक था। आप सभी से पूछा जाएगा कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था, तो बाबर को आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए इल्तुतमिश की, तो किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश का शासक था। इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर आपसे इसे गुलाम वंश का टेन्यूर पूछा जाता है तो 1206 से 1290 इसका टेन्यूर हो जाएगा, यानी काल इसका हो जाएगा। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने 1955, 1969, 1982 और 1935। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, कब एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1982 हो जाएगा। बात की जाती है एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म की, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी आयात
निर्यात बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जॉन बार्डीन, J.L. वेयर्ड, मार्कोनी और ओटिस। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसके द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। तो आप सभी को याद कर लेना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉन बार्डीन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सभी से बात की जाती है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, आप सभी को याद कर लेना है। तो J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न का और ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया था, तो आप सभी को याद कर लेना। तो लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार और J.L. वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आप सभी के सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बीरबल, मान सिंह, टोडरमल और अबुल फजल। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, कौन था अकबर का राजस्व मंत्री। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो टोडरमल इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले हमने आप सभी को बताया था कि बीरबल का असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम क्या था, तो महेश दत्त था, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो महेश दत्त बीरबल का असली नाम था, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अबुल फजल दरबारी कब था, कहाँ का, तो अकबर के राज्य में, अकबर के शासनकाल में दरबारी कवि था। अबुल फजल ने किसकी रचना की है, तो अकबरनामा की रचना की है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अबुल फजल ने की है, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है। 15,614 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर और 15,756 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है, तो 12,714 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए लोहे का निष्कर्षण किसके अयस्क द्वारा किया जाता है, किस अयस्क द्वारा किया जाता है। हेमेटाइट, सिट्रेटाइट, आयरन पायराइट और लाइमोनाइट। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो हेमेटाइट, इसे आप सभी को याद कर लेना। तो हेमेटाइट द्वारा लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 23 क्वेश्चन आप सभी को बताए गए, साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो आप सभी को जल्द ही मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंतज़ार कीजिए। और जो भी अभी तक हमारे द्वारा क्लास ली गई हैं, लगभग आप सभी के लिए 102 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे चैनल पर, तो उन्हें आप सभी देख सकते हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है जो भी अभी तक लिए गए हैं। रेगुलर आप सभी की करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आप सभी उसे ज़रूर देखें, जिससे आप सभी का करंट अफेयर का पोर्शन भी तैयार होता चले। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेगी आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।